Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss buffer solutions. Buffer solutions असल में buffers का टॉपिक जो है is an application extension of common line effect या फिर आप कह सकते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. तो व्हाट आर बफर्स, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे कि बफ़र्स जो हैं वो दुनिया में कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं और साथ ये भी देखेंगे कि बफ़र कैपेसिटी क्या होती है अलॉन्ग विद अदर रिलेटेड टॉपिक्स. बफ़र्स आर द सॉल्यूशंस. टेक्निकली यू कैन से दैट दीज आर सॉल्यूशंस which resist change in their pH. तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अपनी pH में आने वाली तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं. मज़ाहमत किस तरह करते हैं? ये दे ट्राई टू मिनिमाइज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द एडिड एसिड और बेस. तो इनकी कोशिश ये होती है कि अगर इनके अंदर कोई बाहर से एसिड डाला जाता है तो ये उसके असर को मिनिमाइज़ करें. ये उसे नलीफाई नहीं कर सकते एज डिस्क्राइब्ड इन ली शैटलियर्स प्रिंसिपल एज वेल, कि कोई भी स्ट्रेस जब लगाया जाता है तो उसे नलीफाई नहीं किया जा सकता, बट द सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट. बफर्स भी ऐसा ही करते हैं. ये अपने ऊपर जो स्ट्रेस लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिड एसिड और एडिड बेस, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और इस तरह जो पीएच है जितनी चेंज होनी चाहिए सेवरल फोल्ड्स ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये उस चेंज को बहुत ही कम रखने की कोशिश करते हैं अनटिल यहाँ तक कि ये इनकी जो कैपेसिटी है वो रीच हो जाती है. तो बफर कैपेसिटी पर भी हमने जैसा कि कहा बात करनी है. तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि बफर्स ऐसे सॉल्यूशन हैं जो अपनी पीएच में होने वाली तब्दीली को रोकते हैं. अच्छा, रोकते हैं. इसके अलावा भी बफर की प्रॉपर्टी ये है कि बफर जो है इट्स पीएच, इस तरह लिख सकते हैं, इट्स पीएच रिमेन्स सेम. नंबर 1 अपॉन डाइल्यूशन. अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो इसकी पीएच चेंज नहीं होगी. और अपॉन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम. और अगर आप इसे बहुत अरसे तक पड़ा रहने देंगे तब भी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी. पीएच का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. पीएच का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगी. जनरली एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आगे जाने से पहले मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि जो पीएच होती है उसका एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है. याद रखना है आपने कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच ज़्यादा है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी. और अदर वे राउंड भी सही है, यानी कि अगर पीएच कम हो जाती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता ही लग रहा है कि अगर पीएच कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगी. अच्छा, बफर्स जो है ना, इनको अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ये दो टाइप के बफर हो सकते हैं. एक बफर्स को हम नाम दे देते हैं एसिडिक बफर्स और दूसरी तरफ हम नाम लिख लेते हैं बेसिक बफर्स का. तो बफर्स एसिडिक बफर हो सकते हैं या फिर बफर बेसिक बफर भी हो सकते हैं. एसिडिक बफर्स की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वो बनते हैं, दे आर मिक्सचर. ये मिक्सचर होते हैं ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो इनके अंदर एक वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट बनाया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. इनकी जो पीएच की बात अगर की जाए तो इनकी पीएच 7 से कम होती है, 6, 5, 4, 3 इस तरह हो सकती है. इसके मुकाबले में बेसिक बफर की अगर बात करते हैं तो बेसिक बफर्स आर अगेन मिक्सचर्स.
ट्रू कंपाउंड्स आमतौर पे बफर का काम नहीं करते, एटलीस्ट हमारे लेवल पर तो नहीं करते। मिक्सचर्स होते हैं बेसिक बफर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनकी जो पीएच होती है डेफिनेटली फिर वो 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है जी बात। फर्दर आगे की तरफ चलते हुए हम कोई मिसाल देख लेते हैं। एसिडिक बफर्स में हम एग्जांपल कोट करेंगे एसिटिक एसिड की एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम एसीटेट की बात की जा सकती है। बेसिक बफर में मैं मिसाल कोट करूं तो मिसाल कोट की जा सकती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। एक बेसिक बफर की मिसाल हमने कोट की, एक हमने एसिडिक बफर की मिसाल कोट की है। आगे चलते हुए बफर्स कैसे काम करते हैं, हाउ डू द बफर्स एक्ट, और इस काम में हेंडरसन इक्वेशन हमारी क्या मदद कर सकती है इस आइडिया को समझने में, उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि बफर्स हमारे लिए कहाँ पर अहम हो सकते हैं। बफर्स की इम्पॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है इन ब्लड। ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 है और इस पीएच को मेंटेन रखते हैं बाइकार्बोनेट आयंस इन एडिशन टू सम प्रोटीन्स। तो ब्लड की पीएच भी बफर बॉडी की पीएच जो है उसको चेंज करने से रोकना यहाँ पर बफर्स का काम है और ये बड़ा ज़रूरी काम है जो ज़िंदगी को मेंटेन रखता है। बफर्स इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। बफर्स इस्तेमाल हो सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बफर्स इस्तेमाल हो सकते हैं क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप किसी भी बड़ी लैब से लाइक शौकत खानम है या आगा खान है वहाँ से जाकर कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो आपका जो ब्लड है उसको अगेन मेंटेन रखने के लिए जिस भी टेस्ट को आप परफॉर्म करवा रहे हैं कोशिश होती है कि वो एक ख़ास पीएच पर टेस्ट जो है वो करवाया जाए, क्योंकि बॉडी पार्ट्स जो हैं, बॉडी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच चेंज। अच्छा, बफर्स काम कैसे करते हैं ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और इससे हमें एमसीक्यू आने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान लगता है। हाउ डू द बफर्स एक्ट? बफर्स के काम करने के तरीके को समझने के लिए हम दो हिस्सों में अपने टॉपिक को तकसीम कर रहे हैं। एक हिस्सा डील करेगा हाउ डू द एसिडिक बफर्स एक्ट और दूसरा हिस्सा डील करेगा हाउ डू द बेसिक बफर्स एक्ट। एसिडिक बफर्स के काम करने के तरीके को समझने के लिए मैं मिसाल लूँगा एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट बफर की, जबकि बेसिक बफर के काम को समझने के लिए मैं मिसाल लूँगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बफर की। याद रखना है कि एसिडिक बफर लाइक दिस वन और एनी अदर वन कोई भी हो सकता है, फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट भी हो सकता है, कोई भी एसिडिक बफर हो। एसिडिक बफर्स आर रेजर्वॉयर्स। एसिडिक बफर्स जो हैं दे आर रेजर्वॉयर्स, दे आर रेजर्वॉयर्स, लिख लेते हैं, दे आर रेजर्वॉयर्स ऑफ वीक एसिड। एक उनमें वीक एसिड होता है और एक उसका आयोनाइज्ड साल्ट होता है। एसिडिक बफर्स लाइक दिस आर रेजर्वॉयर्स ऑफ द अनआयोनाइज्ड एसिड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ साल्ट। तो यहां पर ये दो चीजें जो है वो पाई जाती हैं। इन दोनों का काम क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सेम इज द केस विद बेसिक बफर्स। बेसिक बफर्स आर रेजर्वॉयर्स। रेजर्वॉयर्स आप जखीरा समझ सकते हैं, रेजर्वॉयर्स ऑफ अनआयोनाइज्ड बेसिक फॉर्म एंड इट्स आयोनाइज्ड सॉल्ट। तो यहां पर ये चीजें होती हैं। अच्छा, पहले अब हम एसिडिक बफर की फंक्शनिंग देख लेते हैं, फिर हम बेसिक बफर की फंक्शनिंग देख लेंगे। तो एसिडिक बफर की फंक्शनिंग में हम समझते हैं कि एसिडिक बफर हों या बेसिक बफर हों, दे टेंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडेड एसिड और बेस। तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं, पहली कंडीशन के अंदर नंबर 1, एसिड
जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव एडेड। यहाँ पर हमने बाहर से कोई एसिड ऐड कर दिया। अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो इस बफर के अंदर जो एसीटेट आयन हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे विल टेक अप द प्रोटॉन एंड विल फॉर्म एसिटिक एसिड विच इज ए वीक एसिड, और वो रहना चाहता है अनडिसोसिएटेड, वो आयंस नहीं बनाना चाहता। तो होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा, आपने एसिड डाला, आपने पीएच चेंज करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि जो एसिडेट आयन हैं विच आर कमिंग फ्रॉम साल्ट, ये साल्ट से आ रहे हैं, उन्होंने इन एसिड से रिएक्शन कर लिया और बना दिया अनआयोनाइज्ड एसिड, पीएच चेंज होने से बच गई। इन एडिशन टू दिस, ना सिर्फ ये हुआ कि पीएच चेंज होने से बच गई, ना सिर्फ ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन जो हैं वो किसी काम में लग गए, बिजी हो गए, मसरूफ हो गए, अपना काम नहीं कर सके, पीएच को चेंज करने में उतना ज़्यादा ड्रामेटिक किरदार अदा नहीं कर सके जो उनसे एक्सपेक्टेड था, बल्कि कुछ चीज़ें और भी हुई। वो चीज़ें ये हुई कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, मैंने जैसा कि पहले बताया कि जो ये आयंस हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एसिड से आ रहे हैं, सॉरी ये आयंस कहाँ से आ रहे हैं, साल्ट से आ रहे हैं। आयंस साल्ट से आते हैं और एसिड जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। इस बात को और बेहतर करने के लिए मैं यूं भी लिख लेता हूं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो आयंस नहीं बनाता, बल्कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस बनाता है। तो जब एसिडेट आयन कंज्यूम होंगे तो इन ए वे यू विल से कि जो सॉल्ट है वो कंज्यूम हो रहा है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर हमें डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये समरी है उस आइडिया की जो कि आप बफर कैपेसिटी के बारे में या बफर एक्शन के बारे में समझते हैं। सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है अनडिसोसिएटेड एसिड। तो यहाँ पर जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी व्हेन एन एसिड इज एडेड। तो अनडिसोसिएटेड एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। दूसरा केस यहाँ ये हो सकता है कि आपने बेस या हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो हैं वो ऐड कर दिए होंगे बाहर से। अगर आपने बाहर से हाइड्रो ऑक्साइड आयन ऐड किए हैं तो इन दैट केस हाइड्रो ऑक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो इस वीक एसिड से रिएक्शन करके इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3COOH प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर। वाटर भी पीएच पर कोई असर नहीं डालता और सॉल्ट तो वैसे ही असर नहीं डालता। तो इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व कि जो कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड है वो कम हो रही है, क्योंकि वो रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है बेस के साथ, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वैसे तो आयंस हैं, लेकिन वही अज्यूम के वो आयंस ज़्यादातर जो हैं वो सॉल्ट से ही आते हैं, तो यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, दीज आर माइटी यूजफुल जब हम आगे चलकर कुछ MCQs का हिस्सा यहाँ से देखेंगे। अब आ जाते हैं कि अगर बेसिक बफर हो आपके पास तो फिर क्या सूरत हाल होती है। बेसिक बफर में भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं दो क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ। पहली क्लासिफिकेशन ये है कि यू माइट हैव एडेड एसिड या H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो हैं वो आपने ऐड किए होंगे यहाँ पर। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर H पॉजिटिव या फिर एसिड जिसे आप कह रहे हैं वो ऐड किया होगा तो एसिड बेस से रिएक्शन करता है, डेफिनेटली बेस से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा अमोनियम आयन, वो रिएक्शन करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव से, और रिएक्शन करने से जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर NH4 पॉजिटिव आयन, और साथ बन जाएगा H2O। डेफिनेटली अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस हैं, तो हमें जो बेस रिएक्शन करती हुई नज़र आ रही है इन बेसिक बफर। एसिडिक बफर में एसिड ने रिएक्शन किया था, उसकी कंसंट्रेशन कम हुई थी। बेसिक बफर में बेस रिएक्शन कर रही है, तो आप कहेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है यहाँ पर वो क्या हो रही है,
वो हो रही है कम, और जो प्रोडक्ट है हमारा अमोनियम आयन, व्हाट वी थिंक ऑफ इट, हम मानते हैं कि ये सब का सब सॉल्ट से आ रहा है, तो यहाँ पर हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। नाउ व्हाट अबाउट द एडिशन ऑफ ए बेस हेयर, अगर यहाँ बेस डाल दी जाए तो फिर क्या होगा? अच्छा, अगर आप बेस यहाँ पर डाल देते हैं तो बेस डालने के नतीजे में बेस ने रिएक्शन करना है अमोनियम आयन से, और अमोनियम से रिएक्शन करके बना देना है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक वीक बेस है एंड इट टेंड्स टू रिमेन अनडिसोसिएटेड। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सॉल्ट है वो कंज्यूम हो रहा है, और सॉल्ट से बन क्या रहा है? वो बन रही है बेस, तो बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। अब इन रिजल्ट्स को मैं समराइज कर लेता हूँ, और समराइज इस तरह कर रहा हूँ कि एसिडिक बफर में एसिड डालेंगे तो अनडिसोसिएटेड एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। नंबर 1, पहला कंक्लूजन, एसिडिक बफर में एसिड डालेंगे तो अनडिसोसिएटेड एसिड बढ़ जाएगा। बेसिक बफर में बेस डालेंगे तो अनडिसोसिएटेड बेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है जी बात। एसिडिक बफर में बेस डालेंगे तो जाहिर बात है एसिड कंज्यूम होगा, एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। बेसिक बफर में एसिड डालेंगे तो जाहिर बात है बेस कंज्यूम होगी। तो बड़े ही नेचुरल जो है ना ये ट्रेंड्स हैं, और इसमें कोई भी जो है ना बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है सच मैं कहूँगा नहीं है, समझने की हद तक बड़ी आसान बात। एसिडिक बफर का जिक्र तो काफ़ी दफ़ा होता है, बेसिक बफर हमने यहाँ पर एडिशनली आपके लिए डिस्कस कर लिया ताकि कोई भी डाउट जो है वो आपके जहन में ना हो। अब इस आइडिया को आगे लेकर चल रहे हैं, और रिलेशन कायम करने के लिए हम बात करेंगे हेंडरसन इक्वेशन की, विच रिलेट्स द pH और pOH ऑफ ए बफर विद द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, एसिड और बेस यूज्ड, और साथ साथ pKa और pKb से भी रिलेट करते हैं इस आइडिया को। तो हम यहाँ पर दो हेंडरसन इक्वेशंस देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिड। एसिड्स के लिए अगर मैं pH का रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ हेंडरसन इक्वेशन के ज़रिए, तो हेंडरसन इक्वेशन मुझे ये बताती है कि pH ऑफ ए बफर जो है ये डिपेंड करती है pKa ऑफ एसिड पर प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये वाला नतीजा आ जाता है। यहाँ से तीन अहम बातें मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा। पहली बात ये है, नंबर 1, तीन कंडीशंस शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी बफर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो जाएं, तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी जो pH होती है वो उसके pKa के बराबर हो जाती है। सॉल्ट और एसिड बराबर हो जाएंगे ना, log 1 0 होता है। अच्छा, दूसरा अहम कंक्लूजन जो यहाँ से निकल सकता है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो हो जाए 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो pH है उसका जवाब भी pKa प्लस 1 आ जाएगा, pKa से 1 ज़्यादा आ जाएगा। log 10, यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से 10 टाइम ज़्यादा होगी तो ये log 10 बन जाएगा। log 10 1 होता है, इसलिए हमने ऐसा नतीजा निकाल लिया। तीसरी बात यह है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, इन दैट केस अगर डिनोमिनेटर 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है तो जो pH है वो pKa -1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से फर्दर इस आइडिया को एलैबोरेट करने की ज़रूरत है कि जो पहली कंडीशन है दिस वन, जिसमें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर होती है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेस्ट बफर। इस हालात में बफर सबसे अच्छा काम करते हैं।
और दूसरा नतीजा ये है कि ये हिस्सा जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ pKa+1 एंड pKa-1, इसे अगर मैं समराइज करके लिख लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। pH इज इक्वल टू pKa+-1। इस हिस्से को आप कह देते हैं कि दिस इज़ दी बफर कैपेसिटी। बफर जो है ना वो काम करना छोड़ देता है जब उसकी pH की वैल्यू pKa से +1 से एक्सीड कर जाए, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, या फिर एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स से भी एक्सीड कर जाए, तो फिर बफर pH को जो उसमें रेजिस्टेंस है जो उसने कॉज करनी है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है और हम कहते हैं कि बफर कैपेसिटी हैज़ बीन रीच्ड। ये बड़े अच्छे नतीजे हैं, बड़े अहम नतीजे हैं, और इसको अभी हम MCQs की शक्ल में जब देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे काम आ रही हैं। दूसरी तरफ ये तो बात हो गई एसिडिक बफर के लिए, लेकिन एसिडिक बफर के तरीके से बेसिक बफर भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके लिए भी ये वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं। तो व्हाट अबाउट बेसिक बफर्स? बेसिक बफर्स के लिए pH तो नहीं लिखेंगे आप डेफिनेटली POH लिखेंगे, और pKb के साथ आप उसे रिलेट करेंगे लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। वेरी मच लाइक द एसिडिक बफर, यहाँ पर भी हम नतीजे निकालेंगे, और पहला इंपॉर्टेंट नतीजा यही होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर हो जाए तो जो बेस की POH है वो pKb के बराबर हो जाएगी। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए। इन दैट केस POH जो है वो हो जाएगी बराबर हो जाएगी pKb+1। एंड थर्ड कंडीशन वुड बी कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए। इन दैट केस POH विल बी इक्वल टू pKb एंड -1। सिमिलरली जो बात हमने यहाँ कही कि बेस्ट कंडीशन ये वाली हो जाएगी, सॉल्ट और बेस, सॉरी हमने यहाँ पर एसिड हर बारी मेंशन कर दिया है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस ही है। सो नेसेसरी चेंजेस हैव बीन मेड, यहाँ पर बेस की बात हो रही थी, अंडरस्टूड था, देखकर अंदाजा भी हो रहा था, तो यहाँ पर हमने बेस लिख लिया। और मैं बता रहा था कि ये जो वैल्यू है जहाँ पर सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन बराबर होती है उससे बेस्ट बफर बनेगा, बेसिक बफर बेस्ट बनेगा। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बेस से 10 टाइम ज़्यादा हो जाए या बेस की कंसंट्रेशन सॉल्ट से 10 टाइम ज़्यादा हो जाए तो इन बोथ दी केसेस जो POH है वो pKb+-1 के बराबर आ जाएगी। जिस तरह pH इज इक्वल टू pKa+-1 बफर कैपेसिटी को शो करता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर बेस की बात की जाए तो POH इज इक्वल टू pKb+-1 ये शो करता है बेसिक बफर की बफर कैपेसिटी को, और अगर इससे आगे जाया गया तो फिर जो है वो बफर काम करना छोड़ देगा। ये सारा आइडिया आपसे डिस्कस करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ MCQ देख लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड और बात होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। तो 4 हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे और सवाल ये पूछा गया है कि उनमें से कौन सा पेयर बफर सॉल्यूशंस नहीं बनाता। फॉर एग्जाम्पल यू कैन बी गिवन एन ऑप्शन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड प्लस सोडियम फॉर्मेट, थर्ड वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, and the last one sulfuric acid and sodium sulfate। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस को कह सकते हैं, या फिर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड को कह सकते हैं। इस डेफिनेशन पर अल्फा, बीटा और चार्ली पूरा उतरते हैं, क्योंकि अल्फा में एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बीटा में फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है और चार्ली में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है।
और इनके साल्ट बिल तरतीब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाए गए हैं। डेल्टा ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हुआ है और स्ट्रॉन्ग एसिड से बफर जो है वो नहीं बनता बल्कि वो वीक एसिड और उसके साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। एक और सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हाउ विल द pH of a buffer solution change upon increasing concentration of salt in it। एसिडिक बफर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। हाउ विल द pH of an acidic buffer change upon increasing the concentration of salt in it। अगर आपके पास कोई एसिडिक बफर है, से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट एक एसिडिक बफर है। हमने बात भी की कि हम एसिडिक बफर के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल ये पूछा गया है कि आप यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो अब सॉल्यूशन की पीएच पर जो है वो क्या असर पड़ेगा, ये सवाल हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हम बना लेते हैं। पीएच डिक्रीज होगी, पीएच इंक्रीज होगी, पीएच रिमेन्स सेम, क्या वो अपनी असल हालत में ही रहेगी, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, या फिर पीएच ड्रॉप्स टू ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो पर आ जाएगी। क्या होना चाहिए, इस बात को बताने की वजह से ही, इसको डिस्कस करने के लिए ही मैंने ये सारा हिस्सा आपके सामने रखा हुआ है। पहले मैं आइडिया को इधर से क्लियर करता हूँ, फिर हम जाएंगे हेंडरसन इक्वेशन की तरफ और वहाँ से भी इसी आइडिया को फर्दर एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा था कि जो एसिडिक बफर्स होते हैं दे आर रेजर्वॉयर्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड आयोनाइज्ड साल्ट। सही है जनाब। अब आपने उसमें ऐड क्या किया है, आपने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड किया है का मतलब है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो आपने बढ़ा दी है। अगर आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो सॉल्ट क्या है, वो है ये चीज़। सही है जनाब। और ये और इसके अंदर और एसिटिक एसिड के अंदर कॉमन क्या है, वो है कॉमन आयन इफेक्ट वाला फैक्टर। तो इस तरह बात को समझें कि जब आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से आप इनडायरेक्टली एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। हसूली तौर पर होता क्या है कि एक जो बफर सॉल्यूशन होता है, उस बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड से बन रहे होते हैं एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, जबकि सोडियम एसीटेट से बन रहे होते हैं एसीटेट आयन और सोडियम आयन। फॉर एग्जांपल किसी भी एसिडिक बफर की एग्जांपल हम यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो फौरन से आयन बना देगा। जब आयन बनाएगा तो आयन में एसीटेट आयन भी हैं जो कि कॉमन आयन हैं एसिटिक एसिड के साथ। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन विद ए कॉमन आयन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आयन कॉमन आयन को ज़्यादा किया जाता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, यानी कि एसिटिक एसिड की आयन्स बनाने की कैपेबिलिटी मुतासिर हो जाएगी, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। जब एसीटेट आयन सॉल्यूशन में कम होंगे तो डेफिनेटली फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो भी कम होंगे, और हाइड्रोजन आयन जितने कम होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उतनी ही पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह एक टेक्निकल सवाल आप हल कर सकते थे। इसको और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज़्यादा होती है, तो पीएच भी पी के ए से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एसिड जो है उसकी जो आयनाइजेशन है वो कम होती है और सॉल्यूशन की पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग सवाल हमें यहाँ पर पास पेपर से भी मिलता है और बहुत ज़बरदस्त सवाल इस तरह है कि आइडेंटिफाई
true relationship for Henderson's इक्वेशन। अच्छा, कुछ रिलेशनशिप हमें दिए जा रहे हैं और उनमें से हमने जो हैंडरसन इक्वेशन का रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा, कौन कौन से रिलेशनशिप हमें दे रहा है? फॉर एग्जांपल हमें कहता है कि pH इज इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बीटा ऑप्शन है POH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। चार्ली ऑप्शन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। डेल्टा ऑप्शन है pH इज इक्वल टू pKb प्लस log of concentration of base divided by concentration of acid। ओके, यहाँ पर 4 रिलेशंस हमने बना लिए हैं और सवाल ये पूछा गया है कि हैंडरसन इक्वेशन के मुताबिक कौन सा रिलेशन जो है वो सबसे सही लग रहा है। अल्फा ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा क्योंकि pH को pKb से रिलेट किया गया है। डेफिनेटली बीटा भी सही नहीं लग रहा, POH को pKb से रिलेट करना चाहिए, यहाँ पर pKa से रिलेट किया गया है, अच्छा नहीं लग रहा। और डेल्टा में भी सेम यही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर चार्ली थोड़ा सा सही लग रहा है। लेकिन चार्ली क्यों सही लग रहा है उस आइडिया को समझने की बड़ी ज़रूरत है। असल में इस तमाम तर कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए हैंडरसन इक्वेशन और बफर सॉल्यूशन को डील करने के लिए जो मेन ड्राइविंग फोर्स आप कह सकते हैं मौजूद है पीछे, वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। उसका थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए और वहाँ से ही इस सवाल का ओरिजिन निकलता है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। अच्छा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है ना, उसकी बेसिस ये हैं कि अगर एसिड में से आप प्रोटॉन माइनस कर दें तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉन्जुगेट बेस बच जाता है। एसिड में से प्रोटॉन निकाल दें तो कॉन्जुगेट बेस बच जाती है। अब आइडिया को दोबारा देखें, ये एक वीक एसिड है, इससे जो बन रहा है वो कॉन्जुगेट बेस है। एसिटेट आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। अब अगर आप इस चार्ली ऑप्शन को देखते हैं तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन जो कि कॉन्जुगेट बेस है डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। तो अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड को मिलाकर जब हम इस आइडिया को देखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक यकीन हो जाता है कि भाई ये वाली बात जो है ना वो सही है, क्योंकि यहाँ पर आइडिया यूज़ हो रहा है कॉन्जुगेट बेस का। ये वाला सवाल भी देख लिया हमने। अब एक और सवाल देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आइडिया क्लियर करने की तरफ। सवाल इस तरह है कि for concentration of salt is equal to concentration of acid, a buffer has pH is equal to 4. Which of the following pH marks a point at which buffer has lost its capacity? तो सवाल की बेस ज़रा समझ लेते हैं। सवाल हमें ये पूछा जा रहा है कि एक बफर है और उसकी pH 4 है जब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड बराबर है। तो अब कौन सी pH यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो ऐसे पॉइंट को, ऐसी pH को मेंशन कर रहा है जब ये बफर अपनी कैपेसिटी खो चुका होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ पर बना रहे हैं और एक ऑप्शन यहाँ पर पहला है 3.5 pH, बीटा ऑप्शन है 4.5 pH, चार्ली ऑप्शन है 4 pH और डेल्टा ऑप्शन है 5.5 pH। हमने ये सीखा हुआ है कि बफर कैपेसिटी इज मार्क्ड by pH is equal to pKa plus minus 1।
पहली इंफॉर्मेशन हमें ये बता रही है जब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और एसिड बराबर है तो pH इज इक्वल टू pKa, यानी कि उसकी pKa 4 थी, उसकी pH भी 4 आ रही है। ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट से हमें मिली। फिर हमें पता लगा कि बफर कैपेसिटी कहाँ तक होती है, pKa +-1 तक, यानी कि अगर उसकी pKa की वैल्यू जो है 4 है, pH की वैल्यू 4 है, तो वो 5 तक भी काम करेगा, वो 3 तक भी काम करेगा, उसके बाद वो डीनेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अपनी कैपेसिटी खो देगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है 3.5, वो 3 से 5 की रेंज में है, 4.5 3 से 5 की रेंज में है, 4 3 से 5 की रेंज में है, लेकिन ये जो डेल्टा ऑप्शन है 5.5 ये 3 से 5 की रेंज में नहीं है, उससे परे चला गया है। तो pH अगर pKa +-1 से बियॉन्ड चली जाए तो फिर जो हमारा बफर है वो अपनी कैपेसिटी खो देता है। सही आंसर हो गया डेल्टा 5.5। चलें फिर आगे की तरफ चलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KSP is basically a concept that deals with solubility of sparingly soluble salts. sparingly soluble salts ऐसे salts जिनकी पानी में हल पजीरी जो है solubility वो काफ़ी कम है, उनके लिए अगर आप उनके आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लें रेज टू पावर ए कोएफिशिएंट दैट रिलेट्स टू देयर मोल्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन, तो उससे हमें KSP मिलता है। इस आइडिया को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल्स ले रहा हूँ, दो एग्जांपल कोट कर लेता हूँ, एक पहले स्पेसिफिक एग्जांपल एंड देन वी विल जनरलाइज इट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास लेड क्लोराइड है तो लेड क्लोराइड से बनते हैं लेड आयंस और दो क्लोराइड आयंस बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट is the product of concentration of ions of a sparingly soluble salt raised to power equal to coefficient in balanced chemical equation। तो ये आ जाएगा जी solubility product। इसी तरीके से अब इस आइडिया को जनरलाइज कर लूँ अगर मैं, तो ऐसे कहा जा सकता है फॉर ए सॉल्ट AXBY, आयंस अगर मैं बनाता हूँ AXBY के लिए तो ये आयंस बन जाएंगे XA + Y + YB - X। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कि मैंने अभी आपसे शेयर की, मैं यहाँ पर KSP लिखता हूँ। KSP की वैल्यू आ जाएगी KSP इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, concentration of ions raised to power equal to coefficient in their balanced chemical equation। तो ये है KSP। KSP के बारे में फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें तो it depends only on temperature just like Kc। it is independent, ये इंडिपेंडेंट होता है डेफिनेटली ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। इस तरह की चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता किसके ऊपर जी, KSP के ऊपर। अच्छा, KSP को हम रिलेट कर सकते हैं, एक और रिलेटेड टर्म है, कुछ होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर ना प्रेसिपिटेट बनते हैं, सॉलिड मैस जो है आयनिक कंपाउंड का वो सेटल डाउन हो जाता है। उससे रिलेट करते हुए अगर मैं KSP को जिक्र करूं तो आपने याद रखना है कि KSP जो है ना उसका रिलेशन हम निकाल सकते हैं आयोनिक प्रोडक्ट से। इस आइडिया को पहले समझ लें, फिर हम इसके कुछ रिलेशंस जो हैं वो लिखते हैं, फिर हम आगे रिलेट करेंगे KSP को सॉल्युबिलिटी के साथ। फॉर एग्जांपल एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर जो आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट बन रहा है, जस्ट इमेजिन कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो है 2 × 10⁻⁻10। जस्ट इमेजिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू उसकी कितनी है, 2 × 10⁻⁻10 है।
ये आपने लिटरेचर में देखा, लिखा हुआ आपको मिल गया। अब आपने क्या किया कि आपने वो पर्टिकुलर साल्ट लिया और आपने उसे ना पानी में डाल दिया। अब डाल दिया तो आपने उसके अंदर आयंस पानी में जो है वो डाल दिए हैं, आयनिक कंपाउंड डाला है, उससे आयंस बनेंगे और उन आयंस की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। अब उस कंसंट्रेशन का हासिल ज़रफ़, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, वो आपने निकाल लिया। अच्छा, वो प्रोडक्ट जब आपने निकाला है तो वो प्रोडक्ट 3 तरीक़ों से आ सकता है। या तो वो वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो सकती है, या इसके बराबर हो सकती है, या इससे बड़ी हो सकती है। ठीक है जनाब। उसी बात को रिलेट करते हुए हम KSP को आयनिक प्रोडक्ट से रिलेट करते हुए 3 नतीजे बना रहे हैं। पहला नतीजा ये है कि या तो ये हो सकता है कि जब आप एक्चुअल में साल्ट को डिज़ोल्व करें तो उस साल्ट के जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है उसका प्रोडक्ट KSP के बराबर होगा। अगर KSP के बराबर आ जाए वैल्यू तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन बना है ना वो सैचुरेटेड है, उसमें जितने आयंस एक्सपेक्टेड थे उस स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के उतने ही मौजूद हैं। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि KSP की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो और इस वक्त जो आयंस एक्चुअल में आपने डाले हैं उन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट जो है वो कम हो। इन दिस केस, इस पर्टिकुलर हालत में आप कहेंगे कि अभी मज़ीद आयंस सॉल्यूशन में डाले जा सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो सॉल्यूशन है इट इज़ अनसैचुरेटेड। तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि आपने जो आयंस डाले हैं वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, और जब ज़रूरत से ज़्यादा आयंस डाल देंगे तो फिर आयोनिक प्रोडक्ट एक्चुअल आयंस का, उनकी कंसंट्रेशन का वो ज़्यादा आ जाएगा, जबकि जो KSP है वो कम रह जाएगी। इन दिस केस यू विल से कि जो आपका सॉल्यूशन है फ़िलहाल इट इज़ सुपर सैचुरेटेड। इसमें आयंस की कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए थी उससे भी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये 3 नतीजे हमें यहाँ से मिलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP तो सॉल्यूशन पर सैचुरेटेड है, उसमें जो है ना प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। एक्सेस अमाउंट जो है सॉल्यूट की इट सेटल्स डाउन एज प्रेसिपिटेट। तो पहले जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम करता है। अब आगे की तरफ चलते हुए मैं रिलेट कर रहा हूँ KSP को सॉल्युबिलिटी से। KSP अगर मान लें कि S इज़ दी सॉल्युबिलिटी, जस्ट इमेजिन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट जो है वो आप S से जाहिर करते हैं, तो याद रखना है फॉर दी टाइप ऑफ सॉल्ट्स AB यानी कि अगर दोनों जो कैटाइन है एनाइन है वो एक एक हैं, तो फिर जो सॉल्युबिलिटी और KSP का रिलेशन है वो ये है कि KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। इसे आप हल करें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि KSP की जो वैल्यू है उसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। अगर आपके पास ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं और वो AB2 टाइप के हैं, AB2 टाइप में हम कौन सी मिसाल ले रहे हैं, लेड क्लोराइड, एक कैटाइन है 2 एनाइन है, या एक एनाइन है 2 कैटाइन है, किसी तरह भी हो सकता है। तो वहां पर जो KSP की वैल्यू आती है वो आती है 4S3। ठीक है जनाब, बात 4S3 आ जाती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप KSP को 4 से डिवाइड कर दें और फिर सारे का 1/3 अगर आप ले लें तो आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। इन फार्मूलाज से भी आगे हमें सवाल देखने को मिलते हैं, हम इन्हें हल करते हैं और यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट सॉल्युबिलिटी देकर KSP पूछा जा सकता है, KSP देकर सॉल्युबिलिटी पूछी जा सकती है। तो इस तरह की बातें हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक सोच लेते हैं जिसे हम सॉल्व करें और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाए। एक एग्जाम्पल ऐसी मैं कोट कर रहा हूँ सवाल की शक्ल में, K2CrO4 रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ से बन रहे हैं 2K प्लस CrO4 -2। तो सवाल ये पूछा जा रहा है दी KSP विल बी फॉर दिस रिएक्शन विल बी। एक रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए फॉर एग्जांपल, और उसके लिए हम जो ना सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP है उसकी वैल्यू क्या होगी।
अच्छा, तो यहाँ पर पहले मैं ये बता दूं कि पोटाशियम क्रोमेट डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है, बट वी आर जस्ट डीलिंग विद द आइडिया। ठीक है जनाब, आप सिल्वर क्रोमेट भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि 2 कैटाइंस और 1 एनाइंस के हवाले से बात की जाए। अच्छा, तो अल्फ़ा ऑप्शन हम यहाँ पर ये बना सकते हैं कि जो KSP है वो आपको ये हो सकता है कि पोटाशियम आइंस हैं एंड क्रोमेट आइंस है। एक ऑप्शन ये हो सकता है। बीटा ऑप्शन ये हो सकता है कि KSP इज इक्वल टू पोटाशियम आइंस की पावर 2 और क्रोमेट आइंस की पावर 2, दोनों 2 हो सकते हैं। चार्ली ऑप्शन ये हो सकता है कि KSP इज इक्वल टू पोटाशियम आइंस इंटू क्रोमेट आइंस और उसकी पावर जो है वो 2 है। डेल्टा ऑप्शन हो सकता है कि KSP इज इक्वल टू पोटाशियम आइंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है और क्रोमेट आइंस जो हैं उनकी पावर -2 है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होता है इट इज़ द प्रोडक्ट, ये हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। एक आयन होना चाहिए पोटाशियम आयन, एक आयन होना चाहिए क्रोमेट, तो पोटाशियम +2 ये पॉसिबल नहीं है। सही है जनाब, पोटाशियम +2 पॉसिबल नहीं है और क्रोमेट -2 होता है तो -1 पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो बीटा ऑप्शन है इसमें पोटाशियम +2 लिखा हुआ है और जो चार्ली ऑप्शन है इसमें क्रोमेट -1 लिखा हुआ है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। पोटाशियम का चार्ज +1 है, वो +1 ही होना चाहिए और क्रोमेट का -2 है तो वो -2 ही होना चाहिए। तो सही वैल्यू होगी इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू पावर इक्वल टू कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि क्रोमेट की पावर पीछे यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई नहीं लिखा हुआ, तो क्रोमेट 1 ही होना चाहिए। अल्फा में भी 1 है, डेल्टा में भी 1 है, लेकिन पोटाशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पर हमें 2 नज़र नहीं आ रहा। पावर में हमने ये सीखा है कि KSP जब लिखते हैं तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट है वो रेट इक्वेशन में पावर बन जाता है। ये जो KSP की इक्वेशन है तो डेल्टा में क्योंकि वो पावर बन गया है इसलिए हम डेल्टा को सही ऑप्शन करार दे रहे हैं। ठीक हो गई जी बात। चलें फिर एक और सवाल करते हैं एंड देन नाउ वी आर अप्लाइंग द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड KSP। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ और एग्जाम्पल ये है कि फॉर एन AB टाइप सॉल्ट द solubility is 9 into 10 raised to power -9। सही है जनाब। तो KSP विल बी, तो यहाँ पर KSP की वैल्यू जो है वो क्या होगी। KSP की वैल्यू निकालने के लिए हमें पूछी गई है। ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं 9 into 10 raised to power -9, बीटा 3 into 10 raised to power -9, चार्ली ऑप्शन 9 into 10 raised to power -3, डेल्टा ऑप्शन 3 into 10 raised to power -3। ओके जनाब, तो अब यहाँ पर जैसे ही हमें पता लग गया AB टाइप सॉल्ट, मैंने तो एक बड़ी ही जनरल एग्जांपल ले ली। बुक में जब आपको पेपर में सवाल आएगा तो कोई एग्जांपल कोड की हो सकती है जिसके अंदर 2 आयंस हों, लाइक सिल्वर क्लोराइड कोड किया जा सकता है। तो अगर ऐसा है AB टाइप सॉल्ट है और उसकी सॉल्युबिलिटी है, उससे हमें KSP निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी से KSP निकालने का क्या तरीका है कि सॉल्युबिलिटी का जो स्क्वायर होता है, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर वो बराबर होता है KSP के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फॉर एन AB टाइप सॉल्ट द KSP इज 9 into 10 raised to power -8, सॉल्युबिलिटी विल बी। जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारा सॉल्ट AB टाइप का है तो हमें पता है कि हमने या तो KSP निकालने के लिए सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर लेना है या फिर सॉल्युबिलिटी अगर निकालनी हो, जैसा कि हमारे सवाल में निकालने का पूछा गया है, तो हम KSP का स्क्वायर रूट ले लेंगे। KSP की वैल्यू हमारे पास है, बस करना ये है कि हम इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाता है और 10 raised to power -8 पावर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा -4। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन 3 into 10 raised to power -4। तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढ सकते थे, बड़ा ही तरीक़ाकार आइडियल। और इसी तरीके से अब AB2 टाइप के सॉल्ट, उनकी मिसालें भी आपको मिल जाएंगी जब हम बात कर रहे होंगे हमारी प्रैक्टिस असाइनमेंट की या फिर अपने टेस्ट की। एक सवाल और देख लेते हैं और सवाल यहाँ पर ये है कि फॉर ऑल द रिएक्शंस
that involve precipitation dash concept is always useful। तो कौन सा कंसेप्ट यूजुअली हम अप्लाई करते हैं जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं? अल्फा ऑप्शन है लॉ ऑफ मास एक्शन, बीटा ऑप्शन है हाफ लाइफ मेथड, चार्ली ऑप्शन है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, डेल्टा ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो याद रखना है हमेशा कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं उनमें हमेशा ये वाला फिनोमेनन जो है ना ये हमारे काम आता है कि कई दफ़ा जो KSP है उससे ज़्यादा आयंस अंदर सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, KSP कम होता है, तो फिर वो जो एक्सेस साल्ट है इट सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स और वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ है ये असल में बेसिस है ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो आपने कहना है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल है यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आयोनिक प्रोडक्ट के साथ जो रिलेशन है ये बेसिस है किस चीज़ का? ये बेसिस है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में किसी भी सॉल्ट के किसी भी आयोनिक कंपाउंड के प्रेसिपिटेट बनाने के पीछे। ठीक हो गया जी बात। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सही है जनाब, ये बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो इसके साथ ही आज का हिस्सा हमारा मुकम्मल होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात होगी टेस्ट की डिस्कशन के साथ और उस डिस्कशन के अलावा फिर आगे चलेंगे और फर्दर कुछ यूनिट्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।